हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, वाक्य विचार जाने आज। क्या है ये वाक्य विचार, वाक्य के जरिए जानते हैं। जैसे आए बादल हैं आसमान घरे पर घिर। तो बच्चों, इस शब्द समूह में शब्दों को सुव्यवस्थित क्रम में नहीं रखा गया है, जिससे इनका कोई सार्थक अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब इन्हीं को व्यवस्थित क्रम में रखकर पढ़ते हैं। जैसे कि आसमान पर घने बादल घिर आए हैं। अब समझ आया होगा आपको। तो ये शब्द समूह सुव्यवस्थित है, जो सार्थक अर्थ प्रकट कर रहा है, अतः यह वाक्य है। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका अर्थ पूर्णतः स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग दो हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। पहला है उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं, इसमें नेताजी उद्देश्य है और भाषण दे रहे हैं विधेय है। गाय घास चल रही है, गाय उद्देश्य है और घास चल रही है विधेय है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, इसमें पुलिस ने उद्देश्य है, चोर को पकड़ा विधेय है। आइए अब उद्देश्य का विस्तार जाने। क्या है वो? अर्थात उद्देश्य का विस्तारक। बच्चों, प्राय वाक्य में उद्देश्य अकेला आता है, किंतु कई बार उसकी विशेषता प्रकट करने के लिए कोई शब्द या वाक्यांश उसके साथ जोड़ दिया जाता है, उसे उद्देश्य का विस्तारक कहते हैं। जैसे रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं, शरारती बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो इन वाक्यों में रंग बिरंगी शब्द तितलियों की तथा शरारती शब्द बच्चों की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह शब्द उद्देश्य के विस्तारक हैं। अब जानेंगे विधेय का विस्तारक। बच्चों, वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग विधेय में आए कर्म या क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए किया जाता है, उन्हें विधेय का विस्तारक कहते हैं। जैसे छात्र सुंदर लेख लिख रहे हैं, दीपिका धीरे धीरे बोलती है। तो इन वाक्यों में सुंदर शब्द लेख की तथा धीरे धीरे शब्द बोलती है की विशेषता बता रहे हैं, अतः शब्द विधेय के विस्तारक हैं। इसमें याद रखने वाली बात है कि प्राय उद्देश्य वाक्य के आरंभ में और विधेय वाक्य के अंत में होता है। चलिए अब वाक्य के भेद जान लेते हैं। तो बच्चों, वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। एक एक करके इन्हें भी जान ले। सबसे पहले जानेंगे हम विधानवाचक वाक्य के विषय में। जिन वाक्यों में कार्य का करना या होना सामान्य रूप से प्रकट होता है, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, सिंपल वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध यानी कि नहीं। जिन वाक्यों में कार्य का ना होना या ना करना पाया जाए, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे शोर नहीं कर रहे हैं, उसने पाठ याद नहीं किया, इसमें नहीं का बोध है, तो निषेधवाचक है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम फुटबॉल खेलोगे? तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य है। बच्चों, याद रखने वाली बात है कि प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना होता है। इस चिन्ह का प्रयोग आप जरूर करें। अगला वाक्य है हमारा इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कर्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें कामना की गई है, शुभकामना दी गई है, इसलिए ये इच्छावाचक वाक्य है। अगला है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मन लगाकर पढ़ोगे तभी प्रथम आओगे, अर्थात अगर एक कार्य पूर्ण हुआ तभी दूसरा होगा। यदि तुम जाओगे तो मैं भी चलूंगा, ये संकेतवाचक वाक्य है। अगला वाक्य है संदेहवाचक वाक्य।
जिन वाक्यों में कार्य के होने या करने में संदेह हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद बिल्ली ने दूध पी लिया, संभवतः उसने अपना काम कर लिया होगा, अर्थात इसमें संदेह प्रकट हो रहा है, तो संदेहवाचक वाक्य है। अगला है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, परामर्श, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अपना कमरा साफ करो, कृपया अपनी पुस्तकें दीजिए, तो इसमें आज्ञा का भाव प्रकट है, आदेश दिया गया है, तो आज्ञावाचक वाक्य होगा। और अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे छी कितनी गंदगी है, अरे तुम अब आए हो, तो इसमें विस्मय यानी कि आपके भावों का प्रदर्शन हो रहा है, तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। अच्छा, याद रखने वाली बात है इसमें कि विस्मयादिबोधक शब्दों के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह जरूर लगाना होता है, एक डंडा और नीचे बिंदु, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है। दूसरा है बच्चों रचना के आधार पर वाक्य के भेद, यानी कि 3 प्रकार होते हैं उसके, जो होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आइए एक एक करके इन्हें भी जानें। सबसे पहले पढ़ेंगे सरल वाक्य के विषय में। तो बच्चों जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे नौकर मिठाई खरीदने बाजार जा रहा है, इसमें एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, तो सरल वाक्य है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी संयोजक यानी किसी से शब्द से जुड़कर एक नए वाक्य बनाते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे नौकर बाजार जा रहा है और वह मिठाई खरीदेगा, वह मिठाई खरीदेगा, नौकर बाजार जा रहा है, 2 वाक्य और के जरिए जुड़ गए और एक नया वाक्य बन गया, तो ये संयुक्त वाक्य है। तीसरा है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा अन्य उपवाक्य आश्रित होते हैं यानी उस पर डिपेंड करते हैं, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे नौकर इसलिए बाजार जा रहा है ताकि मिठाई खरीद सके, अर्थात पहले वाक्य पर दूसरा निर्भर करेगा, तो ये मिश्रित वाक्य है। आइए बच्चों आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। तो बच्चों शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो अपना अर्थ पूर्णतः स्पष्ट करता है हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। प्राय उद्देश्य वाक्य के आरंभ में और विधेय वाक्य के अंत में होता है। वाक्य के 2 भेद आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर तथा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य तथा विस्मयादिबोधक वाक्य। और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।